अब जैसे अगर हम इमरान रियाज खान या आफ्ताब इकबाल की बात करें, इनको हम किसी तरह भी वीक नहीं कह सकते, ना ही इनके कोई रिसोर्सेज में कमी है, लेकिन शायद उनकी बात ऐसी है जो ताकतवर हलकों को नहीं पसंद आ रही। तो उन ताकतवर हलकों तक है तो उनके रिलीज होने के इम्कानात भी या उनको जस्टिस मिलने के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं। वो कौन सा ताकतवर हलका है जिसके साथ वो टक्कर ले बैठे? वो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी पे ज्यादा बिलीव करती रही है। ये बेसिकली इक्तदार की जंग है। 90 डेज वाली आपने बात की, बिल्कुल दुरुस्त बात है। इमरान खान की अरेस्ट किसी गलत तरीके से की गई, पर्चा भी हमने भुगता, जिसमें किसी हायर जुडिशरी का या सुप्रीम जुडिशरी के इन इदारों में बैठे हुए लोग फरिश्ते सिफत हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइज किया गया है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद बहार की लेटेस्ट एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कोशिश होती है कि हर मामले में आपको एक्सपर्ट ओपिनियन प्रोवाइड करें, वो चाहे इकॉनमी हो या पॉलिटिकल हो या लीगल हो। इसी हवाले से हमने लीगल फ्रेटर्निटी के एक बहुत ही हमारे साथ फेमस जो लॉयर मौजूद हैं, हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं मलिक अलाबख्श शकील साहब। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सो मच जी। सर, आजकल आपने देखा है कि हमने अदालती हवालों से जो जितने भी फैसले होते हैं हर टाइम वो टीवी की जीनत बने हुए हैं, बहुत सारा उन पर कमेंट्स, डिबेट्स और वो सब कुछ हो रहा है। थोड़ा सा इस हवाले से हम चाह रहे थे कि अपने व्यूअर्स जो है ना उनको एजुकेट करें कि एक तो जनरली आप उनको थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा कि जो लेमैन है कि ये जो सारी टर्म्स हम आजकल सुन रहे होते हैं इनका मीनिंग क्या होता है, और दूसरी तरफ जो भी फैसले आ रहे हैं उनकी इम्प्लीकेशंस जो क्या है। स्टार्ट हम करेंगे जुडिशरी के ओवरऑल एक रोल से कि हमने देखा गया है प्रोडोमिनेंटली कि हिस्टोरिकली भी अगर हम देखें सिंस द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, जुडिशरी हमेशा ताकतवर हलकों के साथ खड़ी नजर आई है। मतलब हमारा ख्याल इनसे ये था कि शायद वो इंसाफ के बेस पे फैसला करें, लेकिन वो देखा ये गया कि वो स्ट्रॉन्ग और वीक के बेस पे फैसला करते हैं। इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। इसमें सबसे पहले तो आपने बहुत बड़ा सवाल एक जो है ना वो कर दी है कि हमारे के जी जुडिशल सिस्टम में ये जो फ्लॉज हैं, ये इश्यूज हैं कि जी ताकतवर के लिए कुछ जो जस्टिस सिस्टम है उसका कुछ थोड़ा और म्यार है और जबकि कमज़ोर आदमी के लिए, उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बात कर कि रिसोर्सेज का इशू सबसे पहले जो मामला है वो रिसोर्सेज का है। अगर आप ताकतवर और कमज़ोर की बात करें तो पहले दिन से रिसोर्सेज के मैं इस हवाले से कह रहा हूँ कि एक अमीर आदमी है और एक गरीब आदमी है। गरीब आदमी के लिए कुछ भी जस्टिस सिस्टम को अपने लिए एक्टिव करने के लिए उसके पास इतनी फाइनेंशियल पोजीशन ही नहीं होती कि वो प्रॉपरली उसको वो कर सके। लाइक अगर किसी के साथ कोई क्रिमिनल एक्ट हो गया हुआ है तो हमारे मुल्क का सिस्टम अनफॉर्चुनेटली अभी तक इतना बेहतर नहीं हुआ कि उसको पुलिस प्रोटेक्शन या पुलिस में उसके जो मुकदमा या दर्ज होने का या दादरसी होने का कोई आसानी कोई तरीक़ाकार बनाया गया हो, तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। तो सबसे पहले तो डिस्क्रिमिनेशन यहाँ से अमीर और गरीब की शुरू हो जाती है बेसिकली। फिर उसी बात पे आ जाएंगे कि अमीर और गरीब से मुराद ताकतवर और कमजोर की बात कि एक रिसोर्सेज वाला आदमी है जिसके पास पैसा मौजूद है, सोर्सेज मौजूद हैं और उसके कुछ कनेक्शंस हैं, तो ऑब्वियसली वो डोमिनेट करेगा टुवर्ड्स द अदर पर्सन के जो गरीब आदमी है उसकी निस्बत, या उसके पास इतनी ताकत या वो नहीं है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और ये फैक्ट है जिसको एडमिट करना चाहिए। अच्छा मलिक साहब, ये जैसे आपने बड़ा इसको एलोक्वेंटली पुट किया है कि एक अमीर गरीब और एक ताकतवर और वीक इनका हमने देखा है। अब एक नई हमने डिवाइड जो देखने में आ रही है वो पॉलिटिकल डिवाइड है, यानी जो पॉलिटिसाइज है कि जो अब जैसे अगर हम इमरान रियाज खान या आफ्ताब इकबाल की बात करें, इनको हम किसी तरह भी वीक नहीं कह सकते, ना ही इनके कोई रिसोर्सेज में कमी है, लेकिन शायद उनकी बात ऐसी है जो ताकतवर हलकों को नहीं पसंद आ रही, तो उनको भी उन्होंने ऐसे ही पकड़ लिया। इसका मतलब तो जंगल का कानून कल को हो जाएगा। सर यही मैंने आपको जैसे बात की कि बात ये है कि ताकतवर, या आप कहें कि जी इमरान रियाज एक फॉर एन एग्जांपल, आपने एक एग्जांपल के तौर पे या आफ्ताब इकबाल को कोट किया है, तो फिर वही बात है कि उनके लिए जस्टिस सिस्टम के अगर उनकी एक्सेस उन ताकतवर हलकों तक है तो उनके रिलीज होने के इम्कानात भी या उनको जस्टिस मिलने के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं। अब डिपेंड करता है, या मैं इसको ऐसे पुट करूं कि सबसे पहले जो चीज वो इस क्वेश्चन को डिटरमिन करना कि वो कौन सा ताकतवर हलका है जिसके साथ वो टक्कर ले बैठे। अगर वो ताकतवर हल्का वो है कि जो हमारे पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर या पाकिस्तान में हमारे सिस्टम के अंदर जिनको कभी क्वेश्चन नहीं किया जा सका या नहीं किया जा सकता, उनके साथ होगी, तो ऑब्वियसली फिर वो कमजोर और ताकतवर का सवाल तो फिर ये पैदा हो गया। तो इसका मतलब है कि वो ताकतवर तरीन हल्के के साथ अगर उलझेंगे तो ऑब्वियसली उनके पास जो है वो उसका रिसोर्स नहीं है, तो फिर वो बात तो वहीं आ गई। एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल को जुडिशरी ऐसा स्टैंड लेगी, जो है अदलिया ऐसा स्टैंड ले
सकेगी इन जो जिनको आप सो कॉल्ड ताकतवर सर बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है। मसला ये है कि जुडिशरी भी हमारी जो ज़्यादातर हमारा जो हिस्ट्री रही है पाकिस्तान में, वो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी पे ज़्यादा बिलीव करती रही है। अनफॉर्चुनेटली बहुत से ऐसे फैसले आए जिसमें नज़र आया कि सियासी फैसले लिए गए और सियासी फैसलों की बुनियाद के ऊपर, तो वो इसी वजह से जो वो फैसले हैं वो डिस्प्यूटेड फैसले या उनकी पजीराई अवाम में नहीं, क्योंकि उस टाइम की ज़रूरत के मुताबिक उन्होंने अपने वो फैसलों को किया जो लॉ पे बेस्ड या जस्टिस पे बेस्ड नहीं थे या कानून के ऊपर या इनके मुताबिक नहीं थे। इस हवाले से जी। अच्छा, थोड़ा सा हम अपने व्यूअर्स को एक वो भी थोड़ी सी गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं कि बहुत सारी ऐसी टर्म्स है जो आजकल मैंने जिक्र किया सुनते हैं, जिसमें एक सेक्शन 144 का जिक्र आता है, फिर कहते हैं एमपीओ के अरेस्ट कर ली, फिर सेडेशन लॉ हमने देखा बहुत ज्यादा इस्तेमाल। तो ये कब से कानून चलते आ रहे हैं, थोड़ा सा इन पे रोशनी डालिए। सर देखें, कानून तो देखें, अब अगर वो करें तो कानून बेसिकली तो ज़्यादातर कवानीन तो हमारे वही हैं जो हमारे लिए अंग्रेज़ बना के छोड़ गया, और हमारा जो सबसे ज़्यादा जो जिस पे चीज़ पे हम समझते हैं कि बदकिस्मती है वो ये है कि जो आपकी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट आपकी लेजिस्लेटिव बॉडी है जिसने लॉज इनेक्ट करने हैं या लॉज को बनाना है और बाद में उसके, लेकिन यहाँ पे हम बदकिस्मती से पार्लियामेंट से सड़कें रोड बनवाने और बिजली लगवाने, इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा प्रेफरेंस, हम इस चीज़ को समझ रहे होते हैं कि ये बेसिकली हमारी तरक्की का वो पैरामीटर है जिससे हम पैरामीटर कहते हैं। तो ज़्यादातर कवानीन तो वो हैं जो अंग्रेज़ के दौर से चले आ रहे हैं और उन्हीं पे आजकल हम जो है वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक, और ऐसा नहीं है, विद द पैसेज ऑफ टाइम होना ये चाहिए था कि आपको टाइम के साथ साथ जो ज़रूरी कवानीन थे वो पास होने चाहिए थे, और फिर उसमें बदकिस्मती कि अगर वो जरूरी कवानीन कहीं पास हुए हैं तो वो भी सियासत की नजर हो गए। वो किसी जगह पे किसी पार्टी की गवर्नमेंट के दौरान अगर लेजिस्लेशन हुई पार्लियामेंट में तो वो उसको सियासी रंग दे दिया गया और समझा गया कि ये कानून उस टाइम की किसी भी सियासी जमात को फायदा देने के लिए दिए गए, जैसे कि माजी में कुछ नैब की कवानीन में काफ़ी ज़्यादा मसाइल थे या काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें थी जो अनक्वेश्चनड थी या ऐसी चीज़ें थी जो अगेंस्ट समझ लें कि ह्यूमैनिटी भी थी, तो उनको अगर करने की किसी ने कोशिश की तो वो यही समझा गया कि शायद अपने ज़ाती उसके लिए किया गया। दूसरा आपने पूछा सवाल कि जी जैसे 144 या मेंटेनेंस, एमपी ऑफ मेंटेनेंस पब्लिक ऑर्डर जो है वो, तो ये कवानीन तो पुराने कवानीन हैं और ये इस्तेमाल बेसिकली कानून कभी भी कोई लेजिस्लेचर बनाता है तो ज़रूरी नहीं कि वो कानून गलत है, बेसिक आपने देखने के कानून का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। अगर उस कानून को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है तो उस कानून पे सवाल आप नहीं उठा सकते, आप उसकी इंप्लीमेंटेशन पे सवाल उठा सकते हैं कि आप अगर एमपीओ को किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को स्नब करने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस कानून में तो कोई मसला नहीं है, कानून की इंप्लीमेंटेशन में मसला है, कानून के इस्तेमाल किए जाने में मसला है कि वो अगर आप किसी सियासी जमात को नीचा दिखाने के लिए या उनकी आवाज दबाने के लिए कर रहे हैं तो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर तो वो तो आप नहीं कर रहे, वो बेसिकली तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक आप लोगों को ढालने की कोशिश कर रहे हैं और जो अनफॉर्चुनेट नहीं होता, उससे ज्यादा सुप्रेशन जब होगी तो और ज्यादा वो बाहर आएंगे और लोग इस बात को ज्यादा वो करेंगे। सही, आपने जैसे प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया, अब बीइंग ले मैन जो है वो क्या फिर ऐसा कर सकते हैं, मतलब अगर आपको अपनी, हमारी नजरें तो जुडिशरी की तरफ है, अगर वहां से हम बाद में देखते हैं कि वो लॉज कुछ ऐसे जो जिनका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, तो क्या कर सकती है आवाम? सर इसमें सबसे पहले तो देखें जी, जब हमारे मुल्क में सिस्टम अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड का एक हम टर्म यूज करते हैं, अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड आ जाएगी तो मेरा ख्याल में बहुत सारे मामला दुरुस्त हो जाएंगे। फिर वही बात, बदकिस्मती अनफॉर्चुनेट है कि कुछ ऐसे इदारे हैं कि जो जिनके कोई ऐसा मैकेनिज्म मौजूद नहीं है कि जिनको अकाउंटेबल किया जा सके। हिस्ट्री में टेस्ट केस के तौर पर अगर हम देखें कि आइन में लिखा गया कि 90 दिन में इंतखाबात कराने, क्या हम कोई ऐसी कॉमन ग्राउंड नहीं लगा सकते, यानी दोनों पार्टी जो है जो इस टाइम जो फोर फ्रंट पे हैं, जो अगर एक तरफ पीडीएम है दूसरी तरफ पीटीआई है, वो दोनों क्या इस बात पे नहीं इत्तेफाक कर सकते हैं? ऐसी और बहुत सारी बातें, ताकि अगर वंस इनका वो बन जाए इत्तेफाक तो शायद ये जो एक पॉलिटिसाइज हो जाती है हर चीज, इसमें शायद कमी आ सके।
कि उसमें तो फिर सबसे पहले जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है वो पॉलिटिकल पार्टीज पे आती है। मैंने जैसे पहले कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज बेसिकली ये हमारे लेजिस्लेचर्स हैं। जो मेंबर नेशनल असेंबली या मेंबर प्रोविंशियल असेंबली बन के पार्लियामेंट में जाता है तो ही इज एक्चुअली सपोज टू लेजिस्लेट और ही इज सपोज टू एनेक्ट लॉज फॉर द पब्लिक और जो मसाइल हैं उसके हवाले से, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो अपने मसाइल में पड़े रहते हैं और वो हर बेसिकली हमारे मुल्क के अंदर कानून की जंग नहीं है, आइन की जंग नहीं है, ये बेसिकली इक्तदार की जंग है। पॉलिटिकल पार्टीज इक्तदार की जंग लड़ रहे होते हैं, ना कि कोई रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ रहा हो। तो जो आपने बात की उस हवाले से भी कि जी ये बेसिक मसाइल तो जो है पॉलिटिकल पार्टीज की जी बैठ के कर ले। 90 डेज वाली आपने बात की, जी बिल्कुल दुरुस्त बात है। 90 डेज का जो है वो एक टाइम पीरियड, टाइम फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है, जिसको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्या कोई कानूनी आदमी डिनाई नहीं कर सकता कि ऐसा नहीं है। हाँ, उसको अगर उसमें कोई ऐसे मसाइल आ गए हैं कि जो उस 90 डेज को पूरा करने में कुछ मसला है या नहीं हो सकते, तो उससे साइमल्टेनियसली आर्टिकल 254 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोवाइडेड देयर कि अगर कोई टाइम पीरियड में उस टाइम फ्रेम में नहीं हो सका तो क्या उसकी क्या इम्प्लीकेशंस होंगी। जी, अगेन जैसे हमने देखा कि इसको लोग फिर मेलाफाइड इंटेंशन में यूज कर लेते हैं कि अब फिर बहानेबाजी में जरा लोग चले जाते हैं, लेकिन फिर वही आप वाली बात है कि उसके पसे पर्दा शायद उनके मकासद और होते हैं और वो अचीव शायद कुछ और करना चाह रहे होते हैं। अच्छा, थोड़ा सा हम जो है पाकिस्तान जो बार कौंसिल है इसके रोल पे भी आते हैं कि इसको भी हमने देखा है कि बड़ा पॉलिटिसाइज ये भी हो गया हुआ है। इसका काम तो शायद ये था कि ये सालसी का किरदार अदा करते हैं अगर कोई ऐसे वो हो जाए, लेकिन हम देखते हैं तो खुद एक पार्टी बन जाते हैं या किसी ना किसी के मौक़िफ़ को सपोर्ट कर रहे होते हैं। वो इधर किसी टाइम पे पीटीआई का हो सकता है, किसी टाइम पे पीएमएलएन का हो सकता है। तो इसका वकला बरादरी की तरफ से कोई ऐसा प्रेशर सर अच्छा एक इसमें हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दूर कर लें कि जुडिशरी में भी अगर आप कहें कि सालसी का किरदार या चीजें, या लेट्स सपोज आपने पाकिस्तान बार कौंसिल के, तो पाकिस्तान बार कौंसिल जो है वो सुप्रीम बॉडी है लॉयर्स की अक्रॉस पाकिस्तान के, जो गवर्न करती है। इस हवाले से कि जी पार्टीज की आज से कुछ अर्सा तक पहले तक तो इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल पार्टीज का वकला की बार काउंसिल्स के अंदर नहीं था, लेकिन अब चूंकि कुछ अर्सा हुआ है कि काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट आपकी जो मुल्की सियासत है उसकी बार के अंदर भी आ चुकी है। उसकी वजह से जो आप एक समझें कि एक चीज के अगर वो उनका कोई न्यूट्रल रोल या एक पॉजिटिव रोल हो सकता था तो वो भी बाइस्ड रोल हो गया। वो बाइस्ड इस वजह से होगा कि उनकी एफिलिएशन अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ है तो वो उनको उस एक्ट को जस्टिफाई करने में लग गए, ना कि रूल ऑफ लॉ, ना कि आइन, ना कि आपका जो कानून है उसके अकॉर्डिंगली वो कोई अपना रोल। सिमिलरली जैसे हमने मीडिया में देखा कि पहले होता ये था कि उनका एक न्यूट्रल ओपिनियन होता था, लेकिन अब आप हेडलाइन से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका टिल्ट जो है किस तरह। जी बिल्कुल। लेकिन बड़ा अफसोसनाक होता है कि जब ये जो हमारा अदल का इदारा है उसमें भी हमें इस तरह की चीजें जो है वो सुनने को मिलती है। अच्छा, एक अगर हम ये रिसेंट डिसीजन की बात करें कि हाई कोर्ट की तरफ से आया कि इमरान खान की जो गिरफ्तारी है वो कानूनी उन्होंने करार दी और उसके बाद उनका रिमांड दे दिया। 2 दिन में ही हमने देखा कि ये केस बिल्कुल रिवर्स हो गया। वो जो हाई कोर्ट की तरफ से डिसीजन आया था वो उसको बिल्कुल ही और उसके बाद उन्होंने भी उसको वो कर दिया, तो कोई इसके बाद में क्वेश्चन। सर देखिए, आई मे डिसएग्री विद द डिसीजन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फॉर द रीजन कि जी इसमें नॉर्मली जो हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं, जो हम लोगों ने वो देखा है प्रैक्टिस में जो, और ऐसा कोई ये आज तक प्रेसिडेंट भी नहीं था जो ये अब हुआ। देखिए, अगर इमरान खान की अरेस्ट किसी गलत तरीके से की गई है जो कि एक प्रॉपर वे नहीं था, हाई कोर्ट की प्रीमिसेस के अंदर से गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए था, ये तो है एक उस पे कि जी होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। लाहौर हाई कोर्ट में मुझे ज्यादा अरसा हो गया प्रैक्टिस करते हुए, नंबर ऑफ केसेस हैं कि जहां पे अक्यूज पर्संस को वहां पे बेलें खारिज होने पे, उनकी जमानतें खारिज होने पे अरेस्ट किया जाता है। नंबर ऑफ टाइम्स ऐसे केसेस हुए हैं कि जहां कोर्ट में अरेस्ट बेल खारिज होने के बाद अरेस्ट करवाया कि जी आप इनको अरेस्ट करें। तो मतलब है, और उसमें कई ऐसे प्रेसिडेंट में जिसमें रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने भी एक नोटिफिकेशन कुछ साल पहले जारी किया था कि कोर्ट प्रीमिसेस के अंदर से आप
अरेस्ट नहीं कर सके। ये तो एक सवाल है। लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे लोग भी हैं, जैसे आपने पहले हम प्रोग्राम के स्टार्ट में एक बात की कि ताकतवर हल्का और कमजोर हल्का, तो बहुत से कमजोर लोग यहाँ से अरेस्ट डेली बुनियाद पर हो जाते हैं, जहां पे वकला उनको उस तरीके से प्रोटेक्शन नहीं दे पाते। और बड़ा आपको इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करता चलूं कि आई रिमेन्ड अ विक्टिम ऑफ दैट एज वेल, कि मेरे एक मुलजिम को हाई कोर्ट से वो सिर्फ इस वजह से कि आईओ को रिक्वेस्ट की कि आप कोर्ट के बाहर से या अदालत के बाहर से, हाथ तक के बाहर से आप अरेस्ट कर लें, तो यहाँ पे ना करें चूंकि नोटिफिकेशन भी है। तो उसके ऊपर थाना पुरानी अनारकली में कार्य सरकार में मदाखलत का पर्चा भी हमने भुगता है। ये मैंने पर्सनली भुगता है। मतलब अब ये एक ऐसा प्रेसिडेंट है कि जिसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि जी वो रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट का नोटिफिकेशन होने के बावजूद वो किया गया। अब बात आ गई कि जी सुप्रीम कोर्ट ने उसको कैसे कर दिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। अरेस्ट हो गई, अरेस्ट का तरीकाकार ठीक या गलत एक डिफरेंट डिबेट है। सवाल ये है कि वो रिक्वायर्ड बाय लॉ थे, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को रिक्वायर्ड थे, वो किसी गलत तरीके से अरेस्ट हो गए। प्रॉपर वे उसके बाद क्या था कि कंपिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ में विद इन 24 आवर्स ही वाज सपोज्ड टू बी प्रोड्यूस्ड, जो कानून कहता है, हमारा जो सीआरपीसी कहता है, एंड दैट वाज अडॉप्टेड, ही वाज प्रोड्यूस्ड बिफोर द कंपिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ। और वहां पे रिमांड की इस्तदा की गई और रिमांड उनका 8 दिन का रिमांड जो है वो कोर्ट ने अलाउ कर दिया। अब ये मैटर हाई कोर्ट से उठ के अब कॉम्पिटेंट कोर्ट के पास आ चुका था, तो उसके बाद अगर होता तो वो रिमांड को चैलेंज किया जाना चाहिए था। देयर कुड हैव बीन अ चांस कि जी वो जो जज साहब थे जिन्होंने उनको रिमांड दिया, नैब के जज साहब ने, वो रिमांड डिक्लाइन कर सकते थे, उनको डिस्चार्ज कर सकते थे, जुडिशियल कर सकते थे, और इनकी जो वकला थे वो बेल एप्लीकेशन या बेल मूव करके उसको बेल उनको दिलवा सकते थे। लेकिन यकसर इन सारे कवानीन को एक साइड पे रखती है। और फिर मैं यहाँ पे बात करूंगा, मे बी नीड ऑफ द आवर यही थी कि उस टाइम जो हालात बन रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने शायद नीड ऑफ द आवर को देखते हुए तो आप पहले डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी को मेरे ख्याल में फोकस करना, ना कि एक प्रोसीजर को फॉलो करना। सही। अच्छा, ये जो अब आपने जैसे बात कर ली और बड़ा हमने देखा कि पाकिस्तान बार काउंसिल का भी जब जिक्र आया तो आपने कहा कि कब ऐसा पॉसिबल है कि हम ये लाइकिंग डिसलाइकिंग या जो अपने पॉलिटिसाइज है उससे निकल के प्रिंसिपल स्टैंड ले सकें? ऐसा कभी होगा कि सर सही को सही और गलत को गलत? सर मसला ये है कि हमारे सिस्टम के अंदर ये चीजें पेनिट्रेट कर चुकी हुई हैं। सिस्टम में जितने इदारे हैं वहां पे लोग मनपसंद जमातों के या चीजों के वो लोग वहां पे बैठ चुके हैं। मुश्किल है। और फिर मैं वही बात करूंगा, अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड अगर होगा। देखें, जज साहिबान लोगों के फैसले करते हैं, लोगों की अकाउंटेबिलिटी के फैसले करते हैं, सजाएं और जजाएं देते हैं। मुझे कोई आप प्रेसिडेंट बता दें कि जिसमें किसी हायर जुडिशरी का या सुप्रीम जुडिशरी के किसी, क्या ऐसा है कि 100% इन इदारों में बैठे हुए लोग फरिश्ते सिफत हैं कि उनसे कभी कोई गुनाह या गलती या कोई क्राइम कमिट नहीं हुआ या कोई नहीं हुआ? मामलात यहाँ पे मसाइल ये हैं कि रेफरेंसेस जाते हैं जजेस साहिबान के अगेंस्ट, वो रेफरेंसेस उनकी सर्विस के दौरान तो डिसाइड नहीं हो पाते, उनको डिले किया जाता है, उनको टेकअप ही नहीं किया जाता या उन पे प्रॉपर वो ही नहीं किया जाता वर्किंग। और उसका नतीजा क्या निकलता है कि वो अपनी सर्विस पूरी करते हैं, रिटायरमेंट लेते हैं, घर चले जाते हैं। जब अकाउंटेबिलिटी ही ना हुई तो किसी ऐसे बंदे को जो इख्तियार रख रहा है, किसी बंदे को सजा या जजा देने का इख्तियार रख रहा है, जब वो खुद ही अकाउंटेबल नहीं होगा किसी चीज का, तो वो आप उससे आप ये फिर तवक्को करें कि जी वहां पे हर एक चीज आइडियल हो, तो आइडियल नहीं हो सकती। अच्छा मलिक साहब, आपने जो जितने भी प्रॉब्लम्स थे हमारे जुडिशियल सिस्टम और लीगल सिस्टम में, उनको बड़ा अच्छी तरीके से और बड़ा एक आसान अल्फाज में उन्हें हाईलाइट तो कर दिया है। इसका थोड़ा सा कुछ सोल्यूशन भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं कि जिसकी तरफ फिर ये है कि हम जो है वो कर सकें, लोगों को थोड़ा सा इस तरफ पुश कर सकें? सर सोल्यूशन मैंने जैसे पहले बात की कि सोल्यूशन एक ही है कि जब आप कुछ मुकद्दस जो गाय बनी हुई हैं सब के लिए आप अगर सिस्टम एक सा कर दें, फिर आपके 1947 के बाद से अगर कोई विक्टिम इस मुल्क में ज्यादातर रहा है तो वो पॉलिटिकल पार्टीज रही हैं। एक सियासी लीडर को, एक किसी पार्लियामेंट के मेंबर को तो नंबर ऑफ टाइम्स आप कटहरे में खड़े कर देते हैं और उससे सवालों जवाब भी होते हैं और उसकी आप करप्शन के किस्से भी सुनते हैं, उनकी आप जेलों में जाते हुए भी देखते हैं और फिर देखते हैं कि जैसे हालात बदलते हैं
तो वही मेंबर आपको मासूम दिखाया जाता है कि ये इनोसेंट था जिसको गलती से पॉलिटिकल विक्टिमाइज किया गया है। तो सिवाय इसके मुझे जो दूसरे इदारे कुछ ऐसे हैं कि जहां पे आप ऐसा कोई सवाल नहीं उठा सकते, तो जरूरत इस बात की है कि उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, कोई मैकेनिज्म। इसके लिए हमें कुछ पावर्स, मैं सबसे बड़ा पावर सरेंडर करनी पड़ेगी। हम बेसिकली पावर सरेंडर करने से इज्तनाब करते हैं। जो सबसे अहम चीज है, मैं इसमें थोड़ी सी एक वो करूंगा, मैं हालांकि मैं शायद हो सकता है नजरियाती तौर पे पीपल्स पार्टी से इत्तफाक नहीं करता, काफी चीजों पे उनके साथ इख्तलाफ है और काफी, लेकिन अगर देखें कि लेजिस्लेशन के हवाले से या कुछ अच्छे प्रेसिडेंट सेट करने की बात आए, तो अगर आप देखेंगे तो उस पार्टी ने कुछ अच्छे प्रेसिडेंट सेट किए हैं। जैसे सबसे पहले मैं आपको एक बात करता हूं कि जैसे आपने कहा कि कैसे बेहतरी आएगी सिस्टम में। माजी में प्रेसिडेंट्स, जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान था, वो 58(2)B का इस्तेमाल करके अपनी पावर्स को इन्वोक करते हुए वो एक चलती हुई असेंबली को घर भेज देते थे अपनी पावर्स को। इट वाज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि आसिफ जरदारी साहब बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और उस टाइम वो एक पॉलिटिकल पार्टी को भी ऐड कर रहे थे, उन्होंने अपनी पावर सरेंडर की पार्लियामेंट को। तो सर, अगर हम इतना थोड़ा सा दिल अपना बड़ा करेंगे और हम समझेंगे कि मुल्क को बेहतर करना है, तो हमें कोई हर्ज नहीं है कि हम थोड़ी सी अपनी पावर्स को सरेंडर करें और अपने आप को, अपनी ईगोस को मुल्क से, आइन से और कानून से ऊपर ना समझे, उनके ताबे समझे, तो शायद मुल्क के हालात कुछ बेहतर हो जाए। अच्छा मलिक साहब, अभी जैसे आपने कहा स्पेस देने की बात, तो ये हमने देखा कि अभी रिसेंटली जो चीफ जस्टिस साहब है, शायद वो स्पेस बिल्कुल ही नहीं देना चाह रहे, कि हर तरफ से एक फुल कोर्ट की आवाज आती है और बहुत सारे लोग कह रहे थे शायद यही मामला का हल है, लेकिन उन्होंने अपना जो बेंच है वो स्क्वीज होते होते एंड में फिर 3 लोगों पे आके वो रह गया। तो अब क्या आपको आगे क्या लग रहा है कि ये इलेक्शंस जो है वो हमें 90 डेज का, पहले जैसे हमने जिक्र किया, अब 90 डेज में भी नहीं हुआ, आगे कुछ नजर आ रहा है आपको, अगर आप हालात हाज़िर को देखें जी, इसमें जो सबसे अहम चीज 90 डेज वाली आपने कही कि कानून आइन तो ये कहता था कि 90 डेज में होने चाहिए थे और होने भी चाहिए थे। कतई नजर इस चीज से कि हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से हम इत्तफाक करते हैं या नहीं करते, या किसी के साथ नजरियाती तौर पर कोई हमांगी रखते हैं या नहीं रखते, क्योंकि अगर ये अलाउ कर दिया जाए, ये प्रेसिडेंट सेट कर दिया जाए कि 90 डेज या टाइम पीरियड के अंदर, टाइम फ्रेम के अंदर इलेक्शन ना भी हो तो खैर है, तो फिर आप सोचें कि कितना बड़ी अनार्की क्रिएट हो जाएगी इस मुल्क के अंदर, कि कोई चाहेगा तो जो पार्लियामेंट में बैठा होगा तो वो अपने आप को कोई भी वजूहात सामने रख के तो वो कहे कि मैंने साल इलेक्शन, जो कि माजी में डिक्टेटरशिप के दौरान होता आया है, कि आप कहें कि जी हमने साल इलेक्शन नहीं करवाने, हालात ऐसे नहीं है 2 साल इलेक्शन नहीं करवाने, ये तो है एक पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इलेक्शन ही बेसिकली मामला मसाइल का हल होता है, क्योंकि विल ऑफ द पीपल प्रिवेल करनी है, विल ऑफ द पीपल थ्रू इलेक्शन ही पता चल सकती है। और अगर विल ऑफ द पीपल ही नहीं चलनी तो फिर डेमोक्रेसी तो नहीं है, फिर डेमोक्रेसी तो आप खैर बात आपने पॉइंट आउट किया, ये होता तो रहा है, लेकिन वो डिक्टेटर के दौर में होता था। अगर डेमोक्रेटिक, देखें डेमोक्रेटिक में फिर वो डेमोक्रेटिक, ये सबसे बड़ी प्राइमरी ड्यूटी है पॉलिटिकल पार्टीज की। वो ये सोचें कि उनको यहाँ पे सेंस करना पड़ेगा कि हमारा ये एक्ट कल को किसी और को ऐसी दलील या ऐसी सपोर्ट तो नहीं देगा कि वो इसी चीज को यूटिलाइज करते हुए और इसी प्रेसिडेंट को सेट करते हुए वो भी कहें कि जी हम भी आज अब इलेक्शन नहीं करवाते। तो कतन मतलब इस बात को सपोर्ट, और कोई भी जो कानून पे बिलीव करता है वो सपोर्ट नहीं कर सकता 90 डेज से आगे। अब 90 डेज तो गुजर गए, इसमें एक और कुछ चीजें थी जो मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट कुछ थोड़ा सा दिल बड़ा करके, अगर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज including the parties who were beneficiary of those decisions, they were claiming that a full bench be constituted. कुछ मामलात ऐसे थे जो जिन पे सवाल का जवाब आना चाहिए था। मैं उसकी मिसाल 2-3 चीजों से आपको दे देता हूँ कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अनडिटरमिन्ड है। सबसे पहले केयर टेकर सेटअप जो है, कॉन्स्टिट्यूशन में केयर टेकर सेटअप की जरूरत लेजिस्लेचर को क्यों पेश आई? तो उसका सबसे पहला जवाब तो उसका ये है कि केयर टेकर सेटअप ऐसा सेटअप बनाया जाने का मकसूद था कि जिसके अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कल को आफ्टर इलेक्शन
ये ना कहें कि जी हमने किसी खास पॉलिटिकल पार्टी के इन्फ्लुएंस में हमने ये इलेक्शन लड़ा और इस वजह से हार गए या इस वजह से कोई दूसरा जीत गया। तो उसको इरेडिकेट करने के लिए ये केयर टेकर सेटअप लाया गया। अब सवाल ये है कि अब अगर केयर टेकर सेटअप इस तरीके से है तो ये अगर प्रोविंशियल असेंबली का इलेक्शन हो जाता है और दोनों इकट्ठे क्यों नहीं होते और नहीं हो पाते, तो फिर उस सूरत हाल में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कल एक प्रोविंस में गवर्नमेंट बना देती है और बाद कुछ अरसे के बाद वहीं पे नेशनल असेंबली के इलेक्शन होते हैं। तो सवाल ये है कि उस पॉलिटिकल पार्टी की प्रोविंशियल गवर्नमेंट में होते हुए क्या फिर क्वेश्चंस रेज ना होते कि ये नेशनल असेंबली के इलेक्शंस में ये प्रोविंशियल असेंबली जो है वो इन्फ्लुएंस की है। तो 90 डेज टाइम पीरियड जरूर था, लेकिन उसमें यह भी जरूर डिटरमिन होना चाहिए था कि फिर केयर टेकर गवर्नमेंट का सेटअप क्या होगा। कल को नेशनल असेंबली के इलेक्शन आते हैं तो क्या वो प्रोविंशियल असेंबली सस्पेंड कर दी जाएगी? वो फॉर द टाइम बीइंग कि जब इलेक्शंस नेशनल असेंबली के कंडक्ट होंगे तो वो ऑपरेटिव नहीं होंगे ताकि वो इन्फ्लुएंस ना कर सके। दूसरा एक बहुत बड़ा मैं समझता हूं कि बहुत अहम सवाल जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने उठाया था कि आप 90 डेज को देख लें, आफ्टर एक इवेंट के बाद की जो चीजें हैं उनको उठा रहे, तो क्या ये सवाल भी नहीं होना चाहिए था कि पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने का भी कोई मैकेनिज्म होना चाहिए? क्या फुल अथॉरिटी किसी ऐसे आपने उसको एग्जीक्यूटिव को दे दी कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव वो क्या है कि वो ऑन इंस्ट्रक्शंस ऑफ एनी पॉलिटिकल हेड, मैं किसी पार्टी पे कमेंट या वो तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक सवाल उठा रहा हूं कि कल को क्या किसी भी पूरे मुल्क में इलेक्शन हो जाए और दोबारा एक सेटअप बन जाए और एक पॉलिटिकल पार्टी को तकलीफ हो इस बात के ऊपर कि मैं नेशनल असेंबली में भी रूलिंग पार्टी होना चाहिए, तो वो अपनी वो प्रोविंशियल असेंबली डिसॉल्व कर दे सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि मैं ये करूंगा तो बार बार करता रहूं ताकि मैं हिंड्रेंस कॉज कर सकूं एक स्मूथ रनिंग ऑफ पार्लियामेंट की या नेशनल असेंबली की। तो बात ये थी कि वो जो रीजंस थी असाइन की गई, क्या उस सिनेरियो में वो प्रोविंशियल असेंबली डिसॉल्व किया जाना भी मुनासिब था, जबकि अब आपको मकसूद ये है कि उसी प्रोविंशियल असेंबली में आप दोबारा आना चाहते हैं उस प्रोविंशियल असेंबली में एज अ लीडिंग पार्टी, तो वो तो आप ऑलरेडी थे। तो सिर्फ इसलिए कि जी आप दो असेंबलीज डिसॉल्व कर रहे हैं विद द इंटेंट कि शायद नेशनल असेंबली, तो बेसिकली यहां पे चीजें थी कि जो डिटरमिन होनी चाहिए थी, जिनको मेरा ख्याल में कि जो दोस क्वेश्चन शुड हैव बीन आंसर्ड और दैट कुड हैव बीन ओनली आंसर्ड थ्रू फुल बेंच। और जब इतने ब्रेन्स माशाल्लाह जितने सुप्रीम कोर्ट में हमारे बैठे हैं जो कानून के ऊपर अबूर रखते हैं, वो ब्रेन शायद होते तो हर एक की राय थी शायद कुछ बेहतर इस मुल्क के लिए आपका प्रपोजल, आप भी उसी को थोड़ा सा फेवर करेंगे, एक दिन में इलेक्शन जो है वो ही शायद सर सबसे बेहतरीन हल वही है। अगर आप उस इलेक्शंस को बाईपास करेंगे कि प्रोविंशियल असेंबली के हो जाए, तो कल कैसे आप इसको इंश्योर करेंगे कि प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन में जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वो रूलिंग पार्टी बन जाएगी तो कल वो इन्फ्लुएंस नहीं करेगी किसी नेशनल सीट। देखें सादा सी बात है, प्रोविंशियल असेंबली की जो सीट्स हैं जो होनी है, इलेक्शंस होने हैं प्रोविंशियल उसके लिए, और उसके बाद जो नेशनल असेंबली के होने तो उसी पाकिस्तान में है। ऐसा नहीं है कि नेशनल असेंबली के इलेक्शन सिर्फ इस्लामाबाद में होने हैं और बाकी जो प्रोविंशियल असेंबली की जो इलेक्शंस है वो सिर्फ सूबों में होने। तो या सिर्फ इस्लामाबाद की बात होती तो यहां तो कहा जा सकता था, लेकिन अगर इस्लामाबाद से हट के पंजाब में, सिंध में, केपीके में, गिलगित में जहां इलेक्शन होने, तो क्या वो वहां की पॉलिटिकल जो पार्टी जो भी होगी, जो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी, अगर वो इन्फ्लुएंस करेगी तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी उस नताइज को मानने को तैयार? और फिर यही मैसअप होगा। एग्जैक्टली जी। तो व्यूअर्स, आपने सुना मलिक साहब की सारी गुफ्तगू, इसमें इन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया है और उसके बाद में जो सोल्यूशंस प्रोवाइड किए उसमें एक बात मेरे ज़हन से नहीं निकल रही कि अकाउंटेबिलिटी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हर किसी को चाहिए कि स्पेस दे, अपनी ज़ात का छोड़ के सिस्टम के बारे में सोचे। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।